हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसरिया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। इकाई 3 का है ये, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। ठीक है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? इसमें हम जो है गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अंतःजलिका तंत्र। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके बाद दो टॉपिक और रहेंगे। ठीक है, प्लास्टिड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अविरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए उसको डाई करना पड़ेगा, उसको कलर्ड करना पड़ेगा। जब तक वो कलर्ड नहीं होगा तब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है। ऑब्वियसली जिस कोशिका को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा रहेगी। जिस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगी, जाहिर सी बात है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्पर्म सेल की, ह्यूमन मेल स्पर्म सेल की बात करूं मैं, तो स्पर्म सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही मेनली पाया जाता है। मेनली क्या पाया जाता है स्पर्म सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। तो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया मेनली इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि उसका जो काम है स्पर्म सेल का, वो मूवमेंट का काम है। अब मूवमेंट किससे होगी? एनर्जी से होगी। अब एनर्जी के लिए चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो स्पर्म सेल मूवमेंट नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी फिर। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। वही हम बात करें कि यह उसकी तार्किकी सक्रियता पर निर्भर करती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। ठीक है, ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। ठीक, इनका शेप एंड साइज जो है वो अलग अलग होता है। यह तस्त्रीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है। किस तरीके से होती है? तस्त्रीनुमा होती है। और ये किस तरीके की होती है? बेलनाकार आकृति की होती है, बेलनाकार। ठीक है, तस्त्रीनुमा एवं बेलनाकार आकृति की होती है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है, यानी कि 1 से 4 माइक्रोमीटर जो है वो लंबी होती है। बस 0.2 to 1 माइक्रोमीटर जो है उसका व्यास होता है। ठीक है, व्यास कितना होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर औसतन व्यास की बात की जाए तो औसतन इसका जो व्यास होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, यानी कि ये 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, पहली एंड दूसरी 2 झिल्लियों से घिरी रहती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। आगे देखते हैं। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है उसे क्या कहते हैं? अदात्री, यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं। यानी भीतर का जो पदार्थ है भीतर का जो पार्ट है वो घने और समांगी पदार्थ से भरा होता है। समांगी का इन मतलब एक जैसा कंपोजिशन वाला से भरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर बाहरी झिल्ली की बात की जाए तो सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है। क्या लिख रहा है? बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा, यानी बाहर की कॉन्टिन्यूसली, यार हिंदी बड़ी अजीब होती है। बाहर की कॉन्टिन्यूसली क्या बनाती है? सीमा बनाती है। सीमा का मतलब है कि उसको एक दीवार बना लेती है उसकी चारों तरफ। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस दीवार बना लेती है। इसकी अंतः झिल्ली कई अधात्री की तरह अंतर्बलन बनाती है, यानी कि इसमें क्या होता है? अंतः झिल्ली जो होती है वो अंदर की तरफ किस तरीके से बलन बनाती है? ये अंतः झिल्ली बना रही है ये। ठीक है,
इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली क्या होती है? अंदर की साइड में वलय बनाती है, वलय, वलन जो बोलते हैं, उन वलन को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। एक वचन क्या हो गया? क्रिस्टो हो गया। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जाहिर सी बात है कि देखो, अगर ये सीधी है, जैसे मेम्ब्रेन में मीजोसोम पाए जाते हैं ना, तो ये अगर सीधी है, अगर इसी झिल्ली, तो इसका क्षेत्रफल देखा जाए एक बार, और एक बार क्या हो रहा है? ये, तो जाहिर सी बात है कि अगर सीधी के अपेक्षा ज़्यादा हो गए ना, इधर भी सरफेस मिलके इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरीके से, तो ये क्या करेगी? इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनसे रिलेटेड विशेष प्रकार के एंजाइम मिलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेशन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। जो सेलुलर एनर्जी रहेगी वो किसके रूप में उत्पादित होगी? एटीपी के रूप में। भाई हमारी बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं उसमें एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी एनर्जी की इकाई है, मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी है। इसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? एनर्जी देना। जहां भी एनर्जी की जरूरत है वहां माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उत्पादित होते हैं? एटीपी। ये एटीपी जो होता है वो एनर्जी की इकाई है, एनर्जी देने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा डीएनए मिल रहा है? एकल वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, सिंगल सेलुलर डीएनए। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मिलता है वो सिंगल सेलुलर डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए, सिंगल सेलुलर सर्कुलर डीएनए, एकल वृत्ताकार डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। कुछ आरएनए, राइबोसोम्स, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इसमें, जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो वाला इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन कैसे होगा? विखंडन के द्वारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अनुदैर्ध्य काट है। हम एनसीईआरटी में अलग से डायग्राम्स का एक सेशन चल रहा है, उसमें सारे एनसीईआरटी के डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। क्या हो गया? अरे इसमें क्या हो रहा है यार आईपैड में? कहाँ भाग गए? एक बार डायग्राम को यहीं देख लेते हैं। देखो ये बाहरी झिल्ली पाई जा रही है इसमें, उसके भीतर कौन सी? भीतर झिल्ली है। भीतर झिल्ली में क्या होते हैं? अंतर्बलन होते हैं। इन्हें अंतर्बलन को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। एकल फॉर्म जो होती है उसको क्रिस्टो बोला जाता है। अंतर झिल्ली अवकाशिका होती है इसमें। ठीक है, अंतर झिल्ली अवकाशिका हो गई ना दोनों झिल्लियों के बीच में। अरे ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में अंतर झिल्ली का अवकाश हो गया। ये भीतर झिल्ली बाह्य झिल्ली, और ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स इसमें बिखर रहा है। याद क्लियर है? आगे देखते हैं अपन प्लास्टिड, लवक। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे का साइटोपंजर और सीलिया फ्लैजिला और बाकी का सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस वगैरह ये थोड़ा सा रह जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना में मिलते हैं। प्लास्टिड जो है सभी प्लांट सेल में, एंड कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना,
में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली क्या, प्लास्टिड का आकार जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इजीली दिख जाते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। जो पौधों में जो कलर दिखता है ना, कुछ अलग अलग जगह वैरायटी मिलती हैं, रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन तो नॉर्मल है ही है, या पिंक वगैरह, जो मतलब क्या होता है सजावट वगैरह के काम आते हैं, तो कई जगह मिलते हैं ये। तो ये होता किस वजह से? ये होता है प्लास्टिड की वजह से। जो अलग अलग तरह के प्लांट्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग कलर के, वो किस वजह से दिख रहे हैं? वो इस प्लास्टिड की वजह से ही दिख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। एक कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। दूसरा कौन सा हो गया? वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा हो गया? एवर्डी लवक। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटेनॉइड वर्णक मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें कौन सा? एक तो पर्णहरित वर्णक मिलेगा और कैरोटेनॉइड वर्णक। एक मिनट, कॉल हो रहा है, वेट अ मिनट गाइस। हम बात कर रहे थे हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटेनॉइड वर्णक मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करता है। कोई पर्णहरित वर्णक व कैरोटेनॉइड वर्णक मिलते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें। इसका काम क्या होता है? जो हरित लवक होते हैं उसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है उसको संचित रखने का, स्टोर रखने का कार्य करता है वो। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटेनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पॉइंट दे दिया इन्होंने सीधा। कैरोटेनॉइड वर्णक जो होते हैं वो वसा विलेय होते हैं, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? कैरोटेनॉइड वर्णक। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया और कुछ अदर्स हो गए। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं। यानी एवर्डी लवक वो नाम से डिसाइड हो रहा है या फिर पता चल रहा है एवर्डी, एवर्डी का मतलब उसमें कोई भी कलर नहीं है। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग आकार व आकृति के रंगहीन लवक हैं। इनमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। इसका काम क्या हो गया? ओनली फूड स्टोरेज। एवर्डी लवक का इसका कोई कलर फलर देना काम नहीं है। ये क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। जैसे मंड लवक हो गया, तो मंड लवक में क्या हो गया? मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका आलू। तेल लवक में क्या होता है? तेल व बसा। जैसा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो एवर्डी लवक कौन कौन से हो गए? एक तो मंड लवक हो गया
दूसरा कौन सा हो गया? तेल लवक हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? प्रोटीन लवक हो गया। ये 3 प्रकार की जो है वो एबाडी लवक है इसमें। तो मंड में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट संचित होती है। तेल लवक में क्या होता है? तेल व वसा। प्रोटीन वाले में प्रोटीन संचित होती है। तो इसका काम क्या हुआ? एक स्टोर का ही काम है इसका बस, जो एबाडी लवक है, उसके अलावा उसका कोई और कार्य नहीं है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी मीजोफिल जो सेल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। अरे इसे क्या दिक्कत है? अब छोड़ो, पहले क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की क्या होता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। हरित लवक कैसे होते हैं? लेंस के आकार के, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, चक्रिक होते हैं, फीते के आकार के क्या होते हैं? अंगक होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। लंबाई की बात की जाए तो कितनी? 5 से 10 माइक्रोमीटर। चौड़ाई की बात की जाए तो कितनी? 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो साइज काफ़ी बड़ा होता है। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास, हरे शैवाल में, हरे शैवाल में क्या होगा? एक कोशिका में एक, जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात की जाए तो उसमें एक कोशिका में एक होता है, बाकी 20 से 40 तक हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है कि क्लेमाइडोमोनास में एक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं। आगे देखते हैं। सूत्रकड़का की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी 2 झिल्ली युक्त होता है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, यानी कि बाहर वाली जो होगी वो ज्यादा पारगम्य होगी, लेकिन जो अंदर वाली होगी ना वो कम पारगम्य, लेस पारगम्य को क्या बोलते हैं? अब हिंदी भी इंग्लिश भी नहीं आ रही। पारगम्य, अरे मतलब जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू, ट्रांसफरेबल, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उपरोक्त में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य, तो अंदर वाली जो होती है वो कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहा जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी भीतर वाली झिल्ली जो होती है उससे जो स्थान घिरा होता है, भीतर के स्थान को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा या पीठिका कहा जाता है। पीठिका में क्या होता है? चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे क्या बोला जाता है? थाइलेकॉइड बोला जाता है। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो ये 1 2 3 4 4 5 6 7 जो भी, तो थाइलेकॉइड क्या होता है? सिक्के की चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेना। एक वचन क्या होगा? ग्रेनम, या अंतरग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइडों को जोड़ती हैं उसे पीठिका पट्टिकाएं कहते हैं, या स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी। जैसे ये कनेक्ट हो रही है ना, ये कनेक्ट हो रही हैं, ये कनेक्ट हो रही हैं। कनेक्ट किसके द्वारा होंगी? पीठिका पट्टिकाएं, यानी कि स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा कनेक्ट होती है। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है।
इसे अवकाशिका कहते हैं। थाइलेकॉइड जो होते हैं उसकी झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेर के रखती है, उसे क्या कहेंगे? अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। पीठिका मतलब जो भीतर वाली झिल्ली से जो पार्ट गिर रहा है वो, ठीक है। पीठिका में जो अंदर वाला जो पार्ट गिर रहा है वो, उसमें क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो वो किसके लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु, यानी कैसा होता है? छोटा होता है, दो लड़ी वाला होता है, सिंगल नहीं होता, डबल होता है, ठीक है। वृत्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था? सिंगल था, वृत्ताकार था। इसमें क्या हो गया? डबल हो गया, वृत्ताकार हो गया, डबल डबल हो गया, वृत्ताकार हो गया। और इसमें राइबोसोम मिलता है। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक कहां उपस्थित होंगे? थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S, कोश का द्रव्य वो राइबोसोम 80S से छोटा होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि अगर कोशिका के कोशिका द्रव्य की बात करें तो उसमें 80S प्रकार का मिलता है। यानी प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए उसके कोशिका द्रव्य का जो राइबोसोम कोशिका द्रव्य जो राइबोसोम होता है, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई या फिर ये हो गई, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S प्रकार का होता है, जो कि 80S से छोटा होता है। चलिए राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, और साइटोपंजर भी देख लेते हैं अपन, है ना। अगला टॉपिक है राइबोसोम। तो जॉर्ज पैलेट थे 1953 में, ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। तो सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था? जॉर्ज पैलेट ने। कब देखा था? 1953 में। कैसे देखा था? कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या कर रहे थे? वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि सघन कणिकामय संरचना है कुछ। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं, यानी कि ये नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं। होते क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, और बिना झिल्ली के ढके रहते हैं, यानी कि ये नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाइयां होती हैं, यानी दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो एक बड़ी उप इकाई होती है और एक छोटी उप इकाई होती है। यहां पर जो S है वो श्वेडबर्ग इकाई यानी अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। S का मतलब क्या है? जैसे होता है ना 70S 80S, तो 70S और 80S ही है क्या? तो ये श्वेडबर्ग इकाई है जो कि अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है, यानी कि ये इनडायरेक्टली राइबोसोम के आकार व उसकी डेंसिटी को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। कोई भी राइबोसोम हो, चाहे 70S हो प्रोकैरियोट्स वाला, चाहे 80S हो यूकैरियोट्स वाला, दोनों की दोनों दो उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये राइबोसोम की संरचना है, ये इस तरीके से बना है। तो ये बड़ी उप इकाई हो गई और ये छोटी उप इकाई हो गई। इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? ये एक राइबोसोम बनेगा। तो चलिए राइबोसोम कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं साइटोपंजर।
साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन, यानी कोशिका को उसके आकृति में बनाए रखने के लिए। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त होता है, विस्तृत मतलब फैला हुआ होता है, जालिकावत तंतु होता है, यानी कि प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है उसको क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। कोशिका का आकार बनाए रखेंगे उसकी मूवमेंट के लिए और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए। यानी कोई दबाए दब नहीं जाए सीधा बोले कि कोशिका दबाए पिचक के खत्म हो गई, प्रेस किया और दब गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके मैकेनिकल सपोर्ट से भी बचाती है, उसकी मूवमेंट में भी, और कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए भी साइटोपंजर का उपयोग होता है, यानी कि साइटोपंजर पाया जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर करेंगे अगले टॉपिक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।